जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में आयोजित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए जन अधिकार पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई पटेल विजय नारायण वर्मा जी, हमारे प्रदेश महासचिव आदरणीय पाल साहब, हमारे प्रदेश सचिव नसीम भाई, हमारे प्रदेश की प्रदेश महासचिव रानी जी, इंदू जी, मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित महान भाव आदरणीय प्रजापति जी, अजीत जी, बहुत सारे साथियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कन्हैया जी, सम्मानित मंच और आज इस कार्यक्रम में आए हुए सभी मेरे सम्मानित साथियों, मातृ शक्ति नौजवान दोस्तों, साथियों, सोनभद्र में तो मैं जेल से छूटने के बाद बहुत बार आया। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से ज़्यादा मैं सोनभद्र में आया इन 5 सालों में, लेकिन शायद एक सभा के रूप में आज मुद्दोपुर में पहली बार मुझे आने का मौका मिला है। आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में हमारी बातों को सुनने के लिए, मेरा और मेरे साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोग यहाँ आए। आप सब लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया। साथियों, ये कार्यक्रम का उद्देश्य तो इसके नाम से ही आपको पता चलता है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भाईचारा बनाओ सम्मेलन। ऐसे कार्यक्रम हम लोग आज से लगभग 35 साल पहले जब हम बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे तो ऐसे कार्यक्रमों का हम आयोजन करते थे। काशीराम जी की देखरेख में जब वो उत्तर प्रदेश में आए और उनको ये एहसास हुआ कि अगर हमें जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख करके हक अधिकार दिए हैं, अगर वो हक अधिकार हमें पाना है तो जरूरी है कि देश का जो पिछड़ा है, दलित है, अक़लियत है, अगर वो आपस में भाईचारा बना करके अपने वोट का एक जगह इस्तेमाल करें तो उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। उस समय हम लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन जिस पार्टी के लिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को किया वो पार्टी उस विचारधारा से कहीं दूर चली गई। जो बहुजन समाज पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों की थी, महात्मा फुले की, माता सावित्रीबाई फुले की, छत्रपति साहू जी महाराज की, संत गाड़गे की, संत राम बिये की, जो इनकी विचारधारा को लेकर के चलती थी, वो बहुजन समाज पार्टी कांसीराम साहब के जाने के साथ ही वो विचारधारा ही चली गई। आज अगर उस विचारधारा को जिंदा रखना है और अगर हमें हक हिस्सा लेना है तो हमें जरूरत है एक राजनीतिक दल। इसी सोच के साथ मैंने और मेरे साथियों ने, जब मैं जेल में था तो इसी विचार के साथ हम लोगों ने जन अधिकार पार्टी का गठन किया। और जन अधिकार पार्टी की वही विचारधारा है जो बाबा साहब अम्बेडकर की है, फुले की है, साहू की है और मानवर कांसीराम साहब की जो विचारधारा है, वही विचारधारा आज जन अधिकार पार्टी की है। जो विचारधारा, जो नारा कभी कांसीराम जी के साथ में लगता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, आज वही नारा जन अधिकार पार्टी का है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा तो कभी बहुजन समाज पार्टी लगाती थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन ये नारा उसका बदल गया। उसका नारा हो गया कि जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन आज भी इस नारे को लेकर के जन अधिकार पार्टी के साथी चल रहे हैं। जो साथी हमारे बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहे हैं वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। आप आइए पार्टी में। आज भी हमारा वही नारा है जो नारा कांसीराम जी का था। हम आपको सम्मान देंगे, आगे बढ़ाएंगे, आपको ये कभी महसूस नहीं होगा
कि हमको जन अधिकार पार्टी के लोग हिस्सा देंगे। इसलिए आप सब लोग आइए। और ये बात मैं आपसे भी इसलिए कह रहा हूँ, ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि आपको भी जब अपने गांव में जाना है, इलाके में जाना है, तो जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वोटर हैं, उनको आपको इस बात को कहना कि आप आइए हमारे साथ। वही विचारधारा है जो विचारधारा मानवर कांशीराम समझते। आप हमारे साथ आइए, आपको पूरा आदर सम्मान मिलेगा। कहीं से आपको ये महसूस नहीं होगा कि इस पार्टी में और जो पुरानी कांशीराम साहब की पार्टी थी उसमें कोई फर्क नजर नहीं आएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि मानवर कांशीराम साहब की पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी था और आज हमारी पार्टी का नाम है जन अधिकार पार्टी। जनता के अधिकार के लिए हमने ये पार्टी बनाई है, तो आपको सबको उन्हें अपने साथ लेने की कोशिश करना। साथियों, ये बातें मैं अपने साथियों से अक्सर कहता हूँ और जब मैं जूम के माध्यम से भी अपने साथियों से जुड़ता हूँ तो ये बातें मैं कहता रहता हूँ कि अगर हमें इस देश में हक अधिकार लेना है, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, तो हमसे कहाँ गलती होती है, उस गलती को हमें चिन्हित करना पड़ेगा। आज हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हमारे बच्चे मारे जाते हैं, लेकिन हमारी सुनाई नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? इन चीजों को हमें समझना होगा। कहाँ कमी है, कहाँ कारण है। हम अपने बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं, गरीब है, अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फ्री शिक्षा मिल जाए, पढ़ने के बाद हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाए, लेकिन नहीं मिल पाता है। हम किसान हैं, हम चाहते हैं हमें खाद बीज सस्ती मिल जाए, हमारी फसल की कीमत हमें सही मिल जाए, हमें इज्जत सम्मान से रहने का मौका मिले, लेकिन नहीं हो पाता है। क्या कारण है, क्या वजह है? हम वो सारे काम करते हैं जो दूसरे लोग करते हैं, जो हमें बताया जाता है वो सारे काम हम करते हैं, लेकिन फिर भी हम पीछे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्या कारण है? इसको आपको भी खोजना चाहिए। हमें जो बताया जाता है, पूजा अर्चना भी करते हैं, चारों धाम भी जाते हैं, वो सारे काम करते हैं जो हमसे कहा जाता है। दिन रात मेहनत भी करते हैं, औरों से ज्यादा करते हैं, लेकिन वो ज्यादा आगे निकल जाते हैं और हम और हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। क्या कारण है? इस कारण को आपको भी समझना है। मैंने जो समझा है, जो मैंने जाना है, वो तो मैं आपके बीच में रखूंगा, लेकिन आपको भी समझना है कि क्या सही है, क्या गलत है। मैं ये समझता हूं कि जब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, आपके चंदौली में भी 2.5 महीना पहले एक मौर्य समाज की बेटी के साथ रेप हुआ और मार के उसको फेंक दिया, परिवार वालों को डरा दिया, धमका दिया, मुकदमा भी नहीं लिखा गया। फतेहपुर में 6 महीने पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया, और अभी 1.5 महीना पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया। प्रतापगढ़ में एक पाल समाज की बेटी के साथ रेप हुआ और रेप करने के बाद माँ बाप को उसको घर से निकाल दिया। सीतापुर में 2 बेटियों के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया। बाराबंकी में एक बेटी के पासी समाज की एक बेटी के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया। हाथरस में 1 साल पहले एक बेटी के साथ रेप हुआ और मार के फेंक दिया, और अभी 1.5 महीना पहले एक मौर्य समाज की 9 साल की बेटी के साथ रेप हुआ और मार के उसको फेंक दिया।
पुलिस मुकदमा भी नहीं लिखती है, सही कार्रवाई भी नहीं करती। हम सोचते हैं कि शायद ये थाने का दरोगा खराब है, सिपाही खराब है, सीओ खराब है, या कप्तान साहब खराब है, या हमारी किस्मत खराब है। क्या कारण है कि हमारी सुनाई नहीं होती? इसको आपको भी सोचना है। अगर हम गलती समझ जाएं कि गलती कहाँ है, कमी कहाँ है, तो समस्याओं का समाधान। जब हम ये मान लेते हैं कि कमी किसी और की है, गलती किसी और की है, तो उस पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हमारी समस्याएं नहीं सुनी जाती थाने में, इंस्पेक्टर नहीं सुनता, सीओ नहीं सुनता, कप्तान नहीं सुनता। तो जरा एक बात को सोचिए ध्यान से कि थाने का दरोगा, क्षेत्र का सीओ या जिले का कप्तान उसी की सुनता है क्या जिसको वोट दे करके आप जिताते? और अगर वो उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके जिताते, तो वोट दे करके तो हमने उसको जिताया है जिसने हमारी बेटी के साथ रेप किया है, जिसने हमारे बच्चे को मारा, उसका रिश्तेदार को जिता करके हमने भेजा है, जो एमएलए है, जो मिनिस्टर है। जब इंस्पेक्टर कार्रवाई करना चाहता है तो वहां से नेताजी का फोन आ जाता है कि वो हमारा आदमी है, आपको कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। हम सोचते हैं कि थाने का दरोगा खराब है, सीओ खराब है, शायद पैसे ले लिए हैं, या जिले का कप्तान खराब। मैंने एक दिन एक कप्तान से बात की। मैंने पूछा कि ये छोटी छोटी बेटियों के साथ रेप होता है, आपको नहीं लगता कि यह न्याय अत्याचार है? कि आपके बहन बेटी नहीं है, आपको कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? तो उसने कहा कि मेरे भी बेटी है, मेरे भी बहन, दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन आप लोगों ने जिनको जिता करके भेजा है, उन्हीं के रिश्तेदार ने तो रेप किया है, उन्हीं के लोगों ने तो आपके बच्चे को मारा है। जब हम कार्रवाई करने के लिए जाते हैं तो वो दरोगा का ट्रांसफर करा देते हैं, और अगर कप्तान कोई कार्रवाई करने के लिए चाहता है तो उसका भी वो ट्रांसफर कराने की धमकी देते। कमी कहाँ है? अगर हम उस कमी को जान लें तो शायद हमारा सुधार हो सकता है, हमारे बच्चों, हमारी बेटी की सुरक्षा हो सकती है। हम किसान हैं, हम चाहते हैं कि हमें खाद बीज सस्ता मिले, हमारी जो फसल जो हम पैदा करते हैं उसकी सही कीमत मिले, हमारे बच्चे को सही शिक्षा मिले, पढ़ने के बाद उसे रोजगार मिले। तो जरा ध्यान से सोचिए सब लोग कि क्या ये काम वही करते हैं क्या जिनको वोट दे करके जिताते हैं? अगर वो वही करते हैं तो फिर आपको सोचना है कि वोट दे करके हम जिताते किसको? अगर हम कर्जा लेते हैं और कर्जा नहीं दे पाते हैं और हमारी जरूरत है कि माफ हो जाए, तो जरा ध्यान से सोचिए, क्या वही माफ करते हैं क्या जिसको वोट दे करके जिताते? या संगम नहाने से माफ हो जाता है, या चारों धाम जाने से माफ हो जाता है, या वो माफ करता है जिसको वोट दे करके जिताते? अगर आज हमारी गरीबी नहीं खत्म हो रही, हमारे बच्चों की बेरोजगारी नहीं खत्म हो रही, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही, एक समान शिक्षा नहीं मिल रही, तो उसका जिम्मेवार कौन है? वोट दे करके तो हमने जिताया, तो असली कमी कहाँ है? ये आपको विचार करना हो। 5 किलो अनाज, गैस सिलेंडर, चूल्हा, सरकारी कॉलोनी, और कुछ लोगों को 2-2 हजार करके 6,000 रुपया। अगर इसी में हमारा जीवन कट जाना है तो फिर उसके आगे की बात खत्म हो जाती है। और अगर हम चाहते हैं कि 2-2 हजार करके 6,000 रुपया या कॉलोनी या गैस सिलेंडर, चूल्हा में हमारा जीवन नहीं कटेगा, हम भी चाहते हैं कि हमारी बेटी भी पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बेटा भी हमारा पढ़े, सिविल सर्विसेज में जाए, तो जो हम वोट दे करके दूसरे को जिताते हैं
सरकार में दूसरे को भेजते हैं, तो वोट ले करके आपको अपने आदमी को जिताना होगा और वहां भेजना होगा जहां से हक अधिकार हमें मिलता है। ये 5 किलो अनाज, ये गैस सिलेंडर चूल्हा, ये कॉलोनी, ये नेताजी के घर का नहीं है, ये आपकी अपनी गाड़ी कमाई के पैसे की है। आप ये शायद सोचते हो, हमारी ये बहनें सोचती हो कि शायद गैस सिलेंडर चूल्हा जो हमें मिला वो नेताजी के घर से आया। ये 5 किलो अनाज, ये 2-2 हजार करके 6,000 शायद गोरखपुर से आया हो या गुजरात से आया हो। ये नेताजी के घर से नहीं आता, ये आपकी अपनी गाड़ी कमाई का पैसा है। आप अगर 1 लीटर डीजल खरीदते हैं तो 56 रुपये टैक्स देते हैं 1 लीटर डीजल। नमक खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं, कपड़ा खरीदते हैं तो टैक्स देते हैं। हमारा देश एक ऐसा मजेदार देश है कि अगर 1 दिन का पैदा हुआ बच्चा है और उसे दवा की जरूरत है तो 1 रुपये की दवा तो 1 रुपया सरकार का टैक्स। आप अगर मोटरसाइकिल का टायर या साइकिल का खरीदते हैं टायर तो 100 रुपया का टायर तो 120 रुपया सरकार का टैक्स। जो भी चीज खरीदते हैं उस पे आप टैक्स देते हैं और वो टैक्स का पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है और सरकारी खजाने की मालिक सरकार होती है जिसको वोट दे करके आप बनाते हैं। उस सरकारी खजाने से फिर आपको 5 किलो अनाज, कॉलोनी, गैस सिलेंडर चूल्हा और 2-2 हजार करके 6,000 रुपया, किसी को 500 रुपया, ये आपकी अपनी गाड़ी कमाई का है। और अगर आप 100 रुपया जमा करते हैं तो 10 रुपया आपको मिलता है, 90 रुपया तो कहीं और खर्चा हो जाता है। उस 90 रुपया में सिपाही से लगा के कप्तान तक का वेतन जाता है आपकी गाड़ी कमाई के पैसे। चपरासी से लेकर कलेक्टर तक का वेतन जाता है आपकी गाड़ी कमाई के पैसे। प्राइमरी के टीचर से लेकर डिग्री कॉलेज के टीचर का वेतन जाता है आपकी गाड़ी कमाई के पैसे से, आपके खून पसीने से। ये सड़कें आपके खून पसीने से बनती हैं, ये नहर, ये बांध, ये बिजली आपके खून पसीने से बनती है। आपको लगता है सरकार ने बनाया है, सरकार का धन है। सरकार का धन वही है जो आप टैक्स देते हैं, वही जमा होता है। उसके बाद भी पैसा बचता है आपका, तो नेताजी का जहाज उसमें उड़ता है, नेताजी के हेलीकॉप्टर में तेल पड़ता है, नेताजी की सुरक्षा में खर्च होता है, नेताजी के बंगले में खर्च होता है। नेताजी के बदौलत आपका घर नहीं चलता, आपके बदौलत नेताजी का घर चलता है और आपको लगता है कि नेताजी के बदौलत आप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी गाड़ी कमाई है। अगर आप 100 रुपया जमा होते करते हैं तो 10 रुपया आप पे खर्चा होता है, 90 रुपया कहीं और खर्चा होता है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का समाधान हो, ये जो टैक्स का पैसा आपसे ज्यादा जमा होता है, 1 लीटर डीजल में 56 रुपया जाता है, वो कम हो और जो 10 रुपया हमारे में खर्च होता है वो और ज्यादा खर्चा हो हमारे और हमारे बच्चों में, तो आपको अपने मुताबिक सरकार बनाना होगा, अपने लोगों को चुनाव में जिता करके भेजना होगा, तो ही आपकी समस्याओं का समाधान। मैंने आपसे एक सवाल किया कि जरा ध्यान से सोचिए, थाने का दरोगा किसकी सुनता है? उसी की सुनता है जिसको वोट दे करके जिताते। तो जिताते तो आप हैं, और अगर आपकी सुनी नहीं जाती तो असली गुनहगार कौन है? हमारे बच्चे जो मेडिकल में दाखिला लेते हैं, 3 साल मेडिकल में आरक्षण नहीं था, 27% आरक्षण जो पिछड़ी जात को मिलता है। 11,000 बच्चे हमारे डॉक्टर बनने से रह गए। इस साल जब चुनाव आया तो सरकार ने वो रिजर्वेशन दिया। वो जो नीट की परीक्षा थी, मेडिकल की जो परीक्षा थी, पिछड़ी जात का जो 27% रिजर्वेशन था, उसमें पाल का बच्चा, प्रजापति का बच्चा, कुर्मी का, यादव का, निषाद का, बिंद का, मौर्य का, 11,000 बच्चे डॉक्टर बनने से रह गए। सरकार ने वो हिस्सा नहीं दिया। असली गुनहगार कौन है उसका? असली गुनहगार तो हम हैं। हमने वोट दे करके उसकी सरकार को बनाया। हमने अपना नुकसान नहीं किया, अपने बच्चों का भी नुकसान। आपको ये सोचना होगा कि जिसको वोट दे करके आप जिताते हैं, 4-5 साल में जो चुनाव आता है उससे क्या क्या फायदा और क्या क्या नुकसान होता है। जरा ध्यान से सोचिए, उसके हाथ में क्या क्या होता है।
अगर ये बात समझ में आ जाए तो समस्याओं का समाधान है, हमारा और हमारे बच्चों का, हमारी बेटियों की समस्याओं का समाधान। जब तक आपका वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय माता के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर जाएगा तो कभी आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। आपका वोट गाय माता को बचाने के लिए तो जाता है, अपनी बेटी और बेटे को बचाने के लिए नहीं जाता। वो भगवान जो सबका मालिक है, सबका घर बनाता है, उससे भी बड़े आप हो जाते हैं। आप उसका घर बनाने के लिए वोट देते हैं। जब आप वोट देते हैं तो वो सरकार में पहुंच जाते हैं, सत्ता में पहुंच जाते हैं, फिर उनका बच्चा कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, दरोगा बनता है, और आपका बच्चा तो चपरासी भी नहीं बन पाता है। आप जरा ध्यान से सोचिए कि ये वही काम करते हैं क्या जिनको वोट दे करके जिताते हैं? अगर ये बात समझ में आ जाए, सही बात, कि जिसको वोट दे करके जिताते हैं उसमें क्या क्या ताकत है, क्या क्या पावर। जिस दिन ये बात आपके दिमाग में बैठ जाएगी, हमारी बहनों के दिमाग में जिस दिन ये बात बैठ जाएगी कि जिसको वोट दे करके हम जिताते हैं उसी के ऊपर है हमारे बच्चों के लिए स्कूल और हमारे बेटियों के लिए रोजगार, हमारे बेटों के लिए रोजगार, उस दिन फिर वो अपने वोट का सौदा नहीं करेंगे। जो वोट गैस सिलेंडर और चूल्हे में चला जाता है फिर वो वोट नहीं जाएगा। और मजे की बात तो ये कि गैस सिलेंडर चूल्हा जो मिला 2500 रुपया का, 7 साल पहले, 6 साल पहले गैस 350 रुपया की भरी जाती थी, और आज कितने की भरी जाती है? कितने की? 1000 रुपया की। एक सिलेंडर 1 महीने में लगता है कि नहीं? 12 महीने में 600 रुपया एक सिलेंडर में ज्यादा लगे तो कितना हुआ? 7200। और गैस सिलेंडर चूल्हा मिला कितने का? 2500 फ्री मिले तो समझ में आता है, और 7000 चले गए तो समझ में नहीं आता। 2500 दे के 7000 आपकी जेब से निकाल लिया, और 1 साल नहीं, हर साल निकाल रहा है तो आपको समझ में नहीं। 6000 रुपया आपको दे के 2-2000 करके 6000 दे के जो 70,000 आपकी जेब से निकाल लेता है तो वो समझ में नहीं आता है। आपको लगता है कि 6000 तो किसी ने दिया नहीं। 1 लीटर डीजल में 56 रुपया टैक्स लगता है। आप किसान हैं, कितने पैसे का डीजल आपको लगता है? कुछ लोग कहते हैं कि हमको डीजल से क्या लेना देना, हम तो गरीब आदमी हैं, हमको कॉलोनी मिल गई, हमारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं है, कॉलोनी मिल गई, गैस सिलेंडर चूल्हा मिल गया, 2-2 हजार करके 6000 मिल गए, 5 किलो मिल गए अनाज, हमें क्या फर्क पड़ता है डीजल? अरे आपको गैस सिलेंडर चूल्हा मिला तो क्या वो महंगा नहीं हुआ? आप जो बाजार से चीजें खरीदते हैं, जब डीजल महंगा हुआ तो कौन सी ऐसी चीज है बाजार की जो महंगी नहीं हो गई? क्या कपड़ा महंगा नहीं हुआ? क्या नमक महंगा नहीं हुआ? क्या बिस्कुट महंगी नहीं हुई? क्या दवाई महंगी नहीं हुई? सब कुछ महंगा हो गया, लेकिन आपको ये बात समझ में नहीं आती। किसान भाई को की लागत इन 7 सालों में कितनी बढ़ी है ये उसको समझ में नहीं आया। आमदनी 2 गुना बात होने की कोई थी कि आमदनी 2 गुना हो गई, होगी आपकी, लेकिन आपकी लागत तो 3 गुना बढ़ गई। आपको पहले 100 रुपया बचते थे तो अब आपको 30 रुपया भी नहीं बचता है। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि ये हो कैसे गया। आप इसको सोचिए, गंभीरता से सोचिए, विचार करिए, चिंतन करिए। क्या ये उसी ने किया है क्या जिसको वोट दे करके आपने जिताया है? अगर ये बात समझ में आ जाए तो सुधार हो सकता है। अगर ये बात समझ में न आए तो इन 74 सालों में सुधार नहीं हुआ और आने वाले कितने सालों तक सुधार नहीं हुआ। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, बैठ जाइए। आप लोग सभी नारा लगाते हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जब मैं जेल से निकला 5 साल पहले तो मुझे तकलीफ थी, मेरे बैक पेन था कमर में, तो मुझे थोड़ा उठने बैठने में भी दिक्कत थी, तो एम्बुलेंस में मैं आया। लेकिन जब आप लोगों ने नारा लगाया कि बाबू सिंह संघर्ष करो तो घंटे 2 घंटे में मैं ठीक हो गया। मेरे अंदर जोश आया कि नहीं सही कह रहे होंगे,
और मैं तो खड़ा हो गया, मैंने तो चल दिया, संघर्ष करना शुरू कर दिया, लेकिन पीछे देखा तो आप सब भाग गए। आपका किसी का पता भी नहीं चला कि खड़े हैं कि नहीं है। आज मैं यहाँ पर आपके कस्बे पर आया हूँ। मुझे पता चला सुबह कि कुछ साथी जो मेरे पुराने साथी हैं, 10-12 गाड़ियां रात भर घुमाई उन्होंने कि आपको मीटिंग में नहीं जाना है। ऐसा भी लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं, लेकिन आप मुझे मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, लेकिन आपको अपना भी मनोबल बढ़ाना है। ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, आपके हमारे सबके बच्चे के हक अधिकार की लड़ाई है। आप अगर ये सोचते हो कि राजनीति की बात हम शौक के लिए कर रहे हैं, ये शौक के लिए नहीं है, हमारे बच्चे की इज्जत सम्मान के लिए और रोजी रोटी की लड़ाई है, हक और हिस्से की लड़ाई। और कोई विकल्प आपके पास है नहीं। जरा ध्यान से सोचिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा हिस्सा हमें मिले तो वो कौन देगा? अगर हमारे बच्चे के हिस्से की हमारी नौकरियां हमारे बच्चों को मिले तो वो देगा कौन? जरा ध्यान से सोचिए, वही देगा क्या जिसको वोट दे करके जिताते हैं? इस देश की जो सरकारी जमीनें हैं, जिसमें हीरा भी निकलता है, सोना भी निकलता है, गिट्टी भी निकलती है, बालू भी निकलता है। सरकारी जमीनों का मतलब पब्लिक की प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी। आपको 5 किलो अनाज मिलता है और बालू की खदाने, सोने की खदाने, हीरे की खदाने वो अपने लोगों को देते हैं, क्योंकि देता वही है जिसको वोट दे करके जिताते हैं। और इस धरती में बहुत कुछ आपसे कहा जाता है कि आपका विरोधी मुसलमान है, आपका दुश्मन मुसलमान है, तो आप आंखें टेढ़ी करके मुसलमान की तरफ देखते हैं, और जब आप उधर देखते रहते हैं तो उतने में वो जगह निकालता है और अपने बच्चे को इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर और दरोगा बनाता है, और आपका बच्चा चपरासी नहीं करता है। आपको कहता है कि मुसलमान आपका दुश्मन। आपके बच्चे के हिस्से की नौकरी कोई मुसलमान नहीं ले लेता है, पाकिस्तान से आकर के कोई नहीं ले लेता है। आपके बच्चे के हिस्से की नौकरी कौन लेता है, ये आपको जानना पड़ेगा। आज हम इस नारे के साथ चल रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम चाहते हैं किसी के साथ अन्याय न हो, जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से सबको बराबर हिस्सा मिल जाए। अगर हमारी आबादी 10% की है तो हमें 100 में 10 मिल जाए, अगर पाल साहब की 8 है तो 8 मिल जाए, प्रजापति जी की 6 है तो 6 मिल जाए, मुसलमान भाई की 15 है तो उसको मिल जाए। जिसकी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से सबको हिस्सा मिल जाए, इसमें गलत क्या है? लेकिन जब हम ये कहते हैं तो हमारी बात सुनाई नहीं। इस बात को मानेगा कौन, करेगा कौन? करेगा तो वही जिसको वोट दे करके आपने जिताया, और जिसको वोट दे करके आपने जिताया है अगर वही हिस्सा न देना चाहे आपके बच्चे को, तो फिर कौन हिस्सा देगा? एक ही रास्ता है कि हम उस सरकार को बदलें, जो सरकार हमारी और हमारे बच्चों के लिए काम करे। ऐसी सरकार को हम जिता करके लखनऊ और दिल्ली में पहुंचाएं। पुराने जमाने में जब सरकार थी, पुराने जमाने में राजशाही थी, राजा का बेटा राजा होता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया, वोट से के जरिए सरकारें बनने लगी, हमारे बुद्धिजीवी लोगों का, संविधान निर्माताओं को यह सोचना था कि जो इस देश का गरीब और कमजोर है, किसान है, मजदूर है, जिनकी आबादी ज्यादा है, उनके वोट ज्यादा है, वो अपना वोट का इस्तेमाल करके अपने मुताबिक सरकार बनाएंगे और सरकार में पहुंच के अपने मुताबिक कानून बना के अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, जिनके कम वोट हैं वो जीत के विधानसभा और लोकसभा, हमारी अगर वही तैयार नहीं है अपने हक हिस्सा के लिए, तो हमको कौन साथ में लेकर के चलेगा? जब हम अपनी लड़ाई लड़ने की, कोई ऊपर से नहीं आएगा। अशोक आए थे तो चले गए, चंद्रगुप्त आए थे तो चले गए, छत्रपति गए। अगर हमें अपना हिस्सा लेना है, अधिकार लेना है, अपने बच्चों का हिस्सा अधिकार लेना है,
तो आज जब आपके घरों में कोई अशोका बनेगा, चंद्रगुप्त बनेगा, साहू बनेगा, फुले बनेगा, सावित्रीबाई फुले बनेगी, वो समस्याओं का समाधान है। ऐसे हमारी समस्याओं का समाधान नहीं। हम ये सोचें कि कोई हमारा वजन उठा करके हमें बैतरणी पार लगा देगा, तो कोई हमारा वजन उठा करके बैतरणी हमें पार नहीं लगाएगा। हमसे गठबंधन तभी होगा जब लोगों को समझ में आएगा कि अगर हम जन अधिकार पार्टी से गठबंधन करेंगे तो जन अधिकार पार्टी के पास भी 20,000, 25,000, 50,000 वोट है। अगर हम इनको देंगे तो इनका वोट भी हमें मिलेगा, तब हमसे कोई गठबंधन करेगा। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि हो जाता तो अच्छा रहता।